दोस्तों। तो कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख प्रमुख स्थान हैं उनको पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए स्थान हैं मुख्य रूप से उनको कवर करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में आज के टॉपिक में हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक की आज लास्ट क्लास है हमारी। तो बचे हुए स्थान में कौन सा था? एक रोपड़ था। रोपड़ कौन सा स्थान था? रोपड़। रोपड़। और तो इसकी खोज किसने, रोपड़ की खोज किसने की थी? रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपड़ स्थल है वो कहाँ पर मिलता है हमें? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे मिलता है, जो कि वर्तमान में पंजाब में स्थित है। जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। रोपड़ से एक खास पॉइंट बनता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है हमें? रोपड़ से। कौन से स्थल से प्राप्त होता है? रोपड़ से। और सेम ही साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में भी मिला था। सेम ही साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में भी मिला था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सेम ही साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर मिले थे। जम्मू कश्मीर के बुरजोम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे नवपाषाण काल में। तो रोपड़ में भी सेम ऐसे ही साक्ष्य हमें रोपड़ में भी मिले, रोपड़ स्थान से भी मिले मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ठीक। अब अगला वाला स्थान है कालीबंगा। अगला वाला स्थान कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। काली चूड़ियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते? कालीबंगा से। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा मिला हमें? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। ठीक। कालीबंगा से हमें और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए है? जूते हुए खेत के निशान। कौन से? जूते हुए खेत के निशान। और सजावटी ईंटें मतलब अलंकृत ईंटें। ईंटों पर चित्रकारी की गई थी। अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों पर चित्रकारी की गई थी। ऐसी ईंटें हमें कहाँ से मिली है? ऐसी ईंटें हमें मिली है कालीबंगा से। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगा से हमें हवन कुंड प्राप्त हुए। हवन कुंड, ठीक। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ कालीबंगा स्थल? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा से कौन से जुते हुए खेत के निशान मिले? और हमें अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों पर चित्रकारी की हुई ईंटें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और हमें कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुआ है, ठीक। आगे तीन छोटे छोटे पॉइंट और बचे हुए हैं। तो कौन कौन से? एक है सूरकोटड़ा। कौन सा स्थान है?
सूरकोटदा, सूरकोटदा। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, गुजरात। ठीक। एक और स्थान है धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थान है धोलावीरा, धोलावीरा। ये भी कहाँ पर पाया गया है? गुजरात में। ये भी कहाँ पर पाया गया है? गुजरात में, गुजरात में। अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है कौन सा? राखी गड्डी, राखी गड्डी, राखी गड्डी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राखी गड्डी। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक। जो कि वर्तमान में कहाँ पर पाया जाता है? ये वर्तमान में हरियाणा में पाया जाता है, हरियाणा में। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल क्यों है? क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का मिला सबसे बड़ा स्थान कौन सा? राखी गड्डी है। भारत में यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का मिला, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता, सभ्यता का मिला सबसे बड़ा स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का मिला सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखी गड्डी, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। मिला सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थान। ये तो मेन स्थान आपके हमने कवर कर लिए हैं। ठीक। तो एक बार से फिर से इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो रोपड़ की खोज किसने की थी? रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञादित्य शर्मा ने। रोपड़ कहाँ पर मिला है? सतलज नदी के किनारे। ठीक। रोपड़ कहाँ पर मिला है? सतलज नदी के किनारे। एक मिनट, जो कि वर्तमान में कहाँ पर? पंजाब में पड़ता है, जो कि वर्तमान में। और रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सेम ही ऐसे साक्ष्य हमें नौपाषाण काल में भी प्राप्त हुए थे। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के बुरजोम से। फिर बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कहाँ से? कहाँ पर कालीबंगा कहाँ पर मिली है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, जो कि राजस्थान में। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई है? जुतिया खेत के निशान, अलंकृत ईंटें, मतलब ईंटों पर चित्रकारी की हुई मिली है ईंटें। और हवन कुंड प्राप्त हुई है कालीबंगा से। फिर आता है सूरकोटदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और धोलावीरा, ये स्थल भी गुजरात में प्राप्त हुआ था। फिर आता है राखी गड्डी, जो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो मिला है वो कौन सा है? राखी गड्डी, जो कि कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ठीक। अब कुछ बेसिक पॉइंट बच गए तो हम उनको भी कवर कर लेते हैं इस क्लास में। ठीक। तो हमने क्लास में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को एक तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। और ये कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। एक पॉइंट है कौन सा? कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? भावचित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक। मतलब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रों के रूप में मिली है, चित्रों के रूप में, मतलब ऐसे मिली हुई बन गई, ऐसे मिली हुई बन गई, या फिर ऐसे मिली हुई बन गई, ऐसे मिली हुई बन गई। तो ये मतलब चित्रों के रूप में, जिनमें हमें
भाव व्यक्त होते थे। और ये लिपि जो लिखने की शैली कौन सी थी, लिखने की शैली दाएं से लेकर और फिर वापस बाएं से लेकर दाएं तरफ। कौन सी थी, दाएं से लेकर बाएं तरफ, दाएं से लेकर बाएं तरफ और फिर बाएं से लेकर दाएं तरफ और वापस दाएं से लेकर यहाँ पर आने के बाद वापस दाएं से लेकर वापस बाएं तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी, दाएं से लेकर, डी मतलब दायां, दाएं से लेकर बाएं तरफ, बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, और बाद में यहाँ पर वापस ख़त्म होने के बाद यहाँ पर शुरू होती थी, तो वापस बाएं से लेकर ऐसे दाएं तरफ। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के सबसे बड़े उत्पादक और प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं, प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य काम था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य काम था और मुख्य व्यवसाय था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। तो आपसे यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार कौन सा था और पूछ लिया जाए कि कृषि था या फिर मुख्य व्यवसाय कौन सा था, कृषि था या फिर पशुपालन था या फिर व्यापार था, तो कौन सा था, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हालांकि ये कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, क्योंकि हमें अन्नागार के भंडार प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार के भंडार प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से अन्नागार के भंडार प्राप्त हुए थे। तो इसका मतलब ये क्या है कि खेती भी किया करते थे, कृषि भी किया करते थे, पर इनका मुख्य व्यवसाय था वो कृषि न होकर व्यापार था। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से भी परिचित थे, मापतोल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से व्यवसाय व्यापार था, इसलिए व्यापार करने के लिए मापतोल की आवश्यकता तो होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतोल से भी परिचित थे। पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो मतलब तांबे और टिन से परिचित थे, तांबे व टिन से परिचित थे और तांबे व टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य से परिचित थे पर लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियाँ थी। कितनी राजधानियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की? 2 प्रशासनिक। कितनी प्रशासनिक राजधानियाँ थी? 2। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियाँ थी, 2 प्रशासनिक राजधानियाँ थी, 2 प्रशासनिक राजधानियाँ। कौन कौन सी? वही 2 प्रमुख स्थान। कौन से प्रमुख स्थान थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो एक बार से फिर इस क्लास को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसको वापस रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने बचे हुए स्थान पढ़े थे। तो जो बचे हुए स्थान थे उनमें क्या पढ़ा था कि, एक मिनट, हाँ, बचा हुआ स्थान पढ़ा था। बचा हुआ स्थान में रोपड़ से शुरुआत की थी। तो रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कौन सी नदी पर पाया गया रोपड़ स्थान? सतलज नदी पर, जो कि वर्तमान कहाँ पर, पंजाब में पड़ता है। और मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए रोपड़ से, और सेम भी ऐसे साक्ष्य हमें नौपाषाण काल में भी प्राप्त हुए थे। कहाँ से? जम्मू कश्मीर की बुरसोम से। फिर बात करते हैं कालीबंगा स्थान से, सिंधु घाटी की सभ्यता के कालीबंगा स्थान से। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा
कौन सी नदी के किनारे पाया गया? घग्गर नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पाया जाता है। और कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुई है? जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुई है? 1 मिनट, ये गलत लिखा गया था, इसको सही कर देते हैं। जुते हुए खेतों की निशान कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें कालीबंगा से। और अलंकृत ईंटें, मतलब ईंटों पर चित्रकारी की हुई थी, ऐसी ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। और क्या प्राप्त हुआ कालीबंगा से? हवन कुंड। ठीक, बाद में बात करते हैं सूरकोटदा। सूरकोटदा कहाँ से मिला हमें? गुजरात से। और फिर धोलावीरा, धोलावीरा भी हमें कहाँ से मिला है? गुजरात से। फिर बात करते हैं मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान, राखी गड्ढी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मेन पॉइंट है राखी गड्ढी, क्योंकि हमें हरियाणा से प्राप्त हुआ है। और ये मेन पॉइंट क्यों है? क्योंकि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है ना, वो राखी गड्ढी मिला है। वो राखी गड्ढी मिला, जो कि राखी गड्ढी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेसिक पॉइंट थे वो बच गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी, प्रथम विश्व की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यदि विश्व की सबसे प्रथम ग्रामीण सभ्यता, सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया। सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया, जो कि कहाँ पर पाई जाती थी? मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में पाई जाती थी। कहाँ पर पाई जाती थी? मिस्र में। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? भावचित्रात्मक, मतलब चित्रों के रूप में मिली है, जिसमें हमें भाव देखने को मिलते थे, तो भावचित्रात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से लेकर कैसे लिखी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से लेकर बाईं तरफ, और फिर वापस बाएं से लेकर दाएं तरफ, दाएं से लेकर बाईं तरफ, और फिर वापस दाएं से लेकर बाईं तरफ, लेफ्ट, और फिर वापस लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, दाएं की तरफ। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के प्रथम उत्पादक कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता मापतौल से परिचित से, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, तो ये मापतौल से परिचित थे, पर ये लोहे से परिचित नहीं थे। पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तमिल मिट्टी में मिलाकर कांस्य का निर्माण, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो 2 मेन प्रशासनिक राजधानियाँ थी, मेन प्रशासनिक राजधानियाँ कौन सी थी? वही मेन स्थान थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये 2 सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानियाँ थी, और इनको हम जुड़वा राजधानियाँ भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानियाँ। किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जुड़वा राजधानियाँ। तो आज की क्लास में, आज के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा टॉपिक कवर हो गया। ठीक, तो हम कल की क्लास से वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल। कल की क्लास में हम वैदिक काल पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक शुरुआत? 1500 BC से लेकर 600 BC तक, 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला था। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।